क्लास शेड्यूल। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है। चला स्टार्ट कर देते ना। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, कैसे हो? तैयारी वारी चल रही? 12th का एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है। आप लोग तैयारी में लगे रहो। हाँ, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग वैभव। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़ो, क्लास फटाक से क्लास स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग भाई। नीरज चौहान कर रहे हैं, कभी कभी हमारा भी नाम ले लिया कीजिए। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं लेंगे, ले लेंगे। चलो, ले लिया। चलो भाई, चलो सबका नाम लेते हैं। वैभव नीरज चौहान, धनी राम अंजलि, खुशी पटेल, नीरज चौहान, राकेश रेखा,
दीपांशु, अनिकेत, गौतम, सभी को गुड मॉर्निंग हमारा, और जितने लोग आने वाले हैं उनको भी हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। चलो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, चैप्टर का नाम है भैया प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ सब लोग। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये हमारे चैप्टर का नाम है। बेटा जो हम करा रहे हैं वो बिहार बोर्ड के लिए करा रहे हैं, और जो शाम को सर कराते हैं वह यूपी बोर्ड के लिए है। ठीक है भाई, जो हम करा रहे हैं वो किसके लिए भाई, बिहार बोर्ड वालों के लिए, और जो सर करा रहे हैं वो किसके लिए है, यूपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, प्रत्यावर्ती धारा, आ जाओ भाई। देखो भाई देखो समय कम है, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरे भैया, समय कम है, हम टू द चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग रिवीजन में जो क्वेश्चन कराएंगे, मॉडल पेपर कराया जाएगा, उसी में आ जाएगा। ठीक है, यह फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है भाई, यह फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, विनेश कुमार सर, नाम लीजिए। सर आपका फेस नहीं दिख रहा है, अरे सामने ही तो है यार। ओके, नहीं दिख रहा है, कुछ किया जाए। चलो अब दिख रहा है, बोलो मेरे भाई, अब तो दिख रहा होगा ना। चलो ठीक है, चलो भैया आ जाओ, थोड़ा स्टार्टअप करते हैं हम लोग। ठीक है मेरे भाई, चलो तो हम प्रत्यावर्ती धारा में चलते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। सब लोग तैयार हो, चलो चलो ठीक है। चलो बात करते हैं वैद्युत धारा की, बात करते हैं सर वैद्युत धारा क्या हो। ठीक है मेरे भाई, किसकी बात करते हैं कि सर वैद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, तो हम, ठीक है, तो हम लोग बात करते थे सर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा। अच्छा हम नहीं दिखाई दे रहे, रुको बैकग्राउंड चेंज करते हैं। ठीक है भैया, अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है अच्छे से। चलो ठीक है, बात करते हैं, सिंपली बोलेंगे आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। यह बहुत पुरानी डेफिनेशन आप जानते हैं, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, बहुत ही पुराना डेफिनेशन है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्या यार, मैं नहीं दिख रहा हूँ अभी भी, सर आप नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया, तो देखता हूँ। अब दिख रहे हैं भाई।
अब दिख रहा है भाई? ठीक है भाई, अब ठीक ठाक है सब? अब ठीक है? अब बोलो भैया। हो जाता है कभी कभी, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है भैया, कोई बात नहीं। चलो भाई ध्यान दो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 7। क्या पढ़ेंगे भाई? भौतिक विज्ञान का पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 7। नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। नाम क्या है मेरे भाई? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, क्या नाम है? प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? चैप्टर नंबर 7। तो आ जाइए, प्रत्यावर्ती धारा का नाम है, तो जैसे मैंने बताया कि वैद्युत धारा, इसमें पहली चीज आपको पढ़नी है सर। हाँ बिल्कुल दिखने लगे, हाँ हमें समझ में आ गया कि हम नहीं दिख रहे थे, आपकी समस्याएं थी। चलिए ठीक है, आगे तो बात करते हैं वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को सर वैद्युत धारा कहते हैं, ये बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं भाई? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? चल, हाँ, तो एक बार फिर से आप वापस से आओ और सारी चीजें यहाँ पर हैं, उसके बारे में देखो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना? चलो, तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आई बराबर क्यू बाई टी। क्या बोलते हैं भैया? आई बराबर क्यू बाई टी या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल देंगे? आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। धारा का मात्रक, धारा का एस आई मात्रक क्या हो जाएगा सर? एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर, या इसी को बोलते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड। क्या बोल देंगे सर? हम चमक रहे हैं। अरे यार काहे बेइज्जत करो, इधर पढ़ लो। ठीक है, धारा का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा मेरे भाई? एम्पियर हो जाएगा, या कूलाम प्रति सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, चलो, अब बात करेंगे धारा सर दो प्रकार की होती है। धारा दो प्रकार की होती है। धारा दो प्रकार की होती है। ठीक है मेरे भाई, क्या बोल देंगे? धारा दो प्रकार की होती है। क्लियर है? धारा कितने टाइप से हम पढ़ेंगे? दो प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, अरे भाई क्लास कब से चल रहा है? अभी से जस्ट स्टार्ट किए क्लास शेड्यूल। थोड़ा हम दिख उख नहीं रहे थे ना, इसीलिए थोड़ा सा संशोधन करने में सिस्टम गड़बड़ हो गया। अरे हाँ बिल्कुल भैया, इसे सब बोर्ड वाले पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो भैया ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहली बात हमने करी किसके लिए? धारा के लिए करी। धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहता है। आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। धारा कितने प्रकार की मेरे भैया? दो प्रकार की। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला होता है दिष्ट धारा। पहला हम पढ़ लेंगे क्या? दिष्ट धारा। क्या पढ़ लेंगे भाई? दिष्ट धारा। क्या पढ़ेंगे भाई? पहला दिष्ट धारा। हाँ भैया, यूपी बोर्ड वालों के लिए है दिष्ट धारा। ठीक है, अब समझो दिष्ट धारा किसे कहते हैं? तो कहते हैं वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ नियत हो। वह धारा जिसका परिमाण समय और दिशा के साथ नियत हो। किसके साथ? समय और दिशा, मतलब दिशा के साथ और समय के साथ कांस्टेंट हो, बदले ना। उसको क्या बोलोगे? दिष्ट धारा। क्या बोलोगे मेरे भाई? दिष्ट धारा। और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, जो अल्टरनेटिंग के रूप में चलता है, तो समय और दिशा के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, बोलो भाई क्लियर है? चलें, तो बोलेंगे वह धारा, वह धारा
जिसका परिमाण तथा दिशा, जिसका परिमाण तथा, वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ नियत रहती है, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? दिष्ट धारा कहलाती। क्या बोलेंगे? वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ नियत रहती है, दिष्ट धारा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है। नहीं, पंकज सर स्टूडियो में नहीं है। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या बोलेंगे भाई? वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा, जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है भाई। क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है सर, बता लोगे? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों को डिफाइन कर लोगे? ठीक है। अब दोनों के बीच में ग्राफ की बात कर लेते हैं। दोनों के लिए कैसे ग्राफ होने चाहिए, ध्यान दो। तो देखो, इधर हम बोल दे क्या? दिष्ट धारा। इधर क्या बोल दे? दिष्ट धारा, मतलब आई की बात कर ले। इधर किसकी बात कर ले सर? समय की बात कर ले। ये ओ है। ये क्या होगा? समय के साथ कांस्टेंट होगा। समय के साथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसमें कोई भी एक्सचेंज या वेरिएशन नहीं आएगा। ये किसके लिए हो जाएगा सर? दिष्ट धारा के लिए। किसके लिए हो गया? दिष्ट धारा के लिए। अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए। इधर टाइम है, ठीक है ना? तो यह किसके लिए होता है? यह प्रत्यावर्ती धारा के लिए। क्या है? यह प्रत्यावर्ती धारा है। ध्यान दो, ये समय के साथ हमेशा क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है भैया? एक्सचेंज हो रहा है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये समय बढ़ रहा है लेकिन दिष्ट धारा में परिवर्तन नहीं आ रही है। हो गया भाई, चले? चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। प्रत्यावर्ती धारा
तथा वैद्युत वाहक बल तथा वैद्युत वाहक बल में संबंध इसकी बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा तथा वैद्युत वाहक बल में संबंध। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई कोई हमने यहाँ पे वैद्युत वाहक बल, तब मान लेते पहले कोई कुंडली है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। हमने मान लिया क्या भाई, कोई कुंडली है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो इसी में कोई कुंडली मान लेते हैं रखी, इसी में क्या मान लेते भैया कि कोई कुंडली रखी है जिसमें फेरों की संख्या क्या है मेरे भाई, कैपिटल एन है। जिसमें हमने मान लिया कि जो फेरों की संख्या है वो क्या है, कैपिटल एन है। ऐसे एक कोई कुंडली रखी है, इसमें हमने मान लिया कि फेरों की संख्या कितनी, कैपिटल एन है। ठीक है, तो अब इसमें हमें बंद चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, और यह हमारे एक्सिस से कितना कोण, मतलब हमारे चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण पर है सर, थीटा कोण पर है। इससे कितने कोण पे यह है, इससे सर यह थीटा कोण पर है। कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। और हम मान लेते हैं कि कोणीय वेग ओमेगा से, कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। हमने मान लिया कि सर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। कितने से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। बात को समझो, तो माना कुंडली में फेरों की संख्या n, फेरों की संख्या कैपिटल एन। ये मान लेंगे कि सर जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कितनी है, जो कुंडली उसमें फेरों की संख्या कितनी होगी, n है। ठीक है, इतना बोल दोगे तो हम बोल देंगे क्या, तब t समय, क्या बोलेंगे, तब t समय में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है ना, क्या बोल देंगे तब, क्षण t पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो सर पहले एक चीज बताओ, अभी पीछे वाले चैप्टर में मैंने बताया कि सर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, यही पढ़े। चुंबकीय फ्लक्स मैंने कितना पढ़ा है, बी डॉट ए पढ़ा है। ठीक है, तो हम चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से दिखा सकते हैं। बी डॉट ए होता है या वेक्टर फॉर्म में, इसमें होता है वेक्टर फॉर्म में होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन फेरों की संख्या n है, तो जब फेरों की संख्या n है तो सर इसको ऐसे लिख दें, फाई बी बराबर एन बी ए, और बी डॉट ए में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बी डॉट ए वाले में क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। बी डॉट ए में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कोई प्रॉब्लम है, तो कितना हो जाएगा भाई, फाई बी बराबर एन बी ए कॉस थीटा। कोई समस्या कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ठीक है भैया। और देखो कुछ चीजें हम पहले से जानते हैं, ये क्लास 11th का है। इससे क्या होता है सर, थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। सर क्या होता है, थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी होता है। क्लियर है, थीटा बराबर क्या बोल देंगे, ओमेगा टी बोल देंगे सर, इतना होता है। अब देखो ओमेगा क्या होता है सर, कोणीय वेग होता है। ओमेगा क्या होता है सर, कोणीय वेग होता है। ओमेगा यहाँ पर क्या होता है सर, कोणीय वेग होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इतना पता है। आप देखो, तब थीटा का मान रख देंगे यहाँ पर, थीटा का मान यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा फाई बी बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी। क्या बोल देंगे, फाई बी बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी। कितना बोल देंगे सर,
कॉस ओमेगा टी बोल दोगे। अब कुछ डेरिवेशन वाली चीजें उसको भी हम कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो लिख देंगे क्या, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम बोल देंगे सर डी फाई बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी। कितना लिख लेंगे, अवकलन के लिए बोल देंगे तो इतना लिख लेंगे भाई, बोलो। बोलो भाई। तो अब देखो जो कांस्टेंट चीज है उसको बाहर निकालो, तो डी फाई बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। अब इसका अवकलन करो, क्या हो जाएगा सर, डी फाई बी बाई डी टी इज इक्वल टू एन बी ए। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना है सर, कास थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है सर, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, माइनस साइन, क्या बोल देंगे सर, माइनस साइन ओमेगा टी। अब ध्यान दो, कास का हमने करा अवकलन, अब ओमेगा टी का अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष इंटू ओमेगा, इंटू क्या आ जाएगा, ओमेगा। क्लियर है सर, क्या आ जाएगा, इंटू ओमेगा आ जाएगा। क्लियर है, हाँ सबको गुड मॉर्निंग भैया। ठीक है, बोलो। अब देखो कुछ चीजें और जानते हो कि अगले चैप्टर में पढ़ा सर, डी फाई बी बाई डी टी इज इक्वल टू ई, मतलब वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल, यह हमने पीछे पढ़ाया था, वैद्युत वाहक बल। सर ये तो जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। क्या बोल देंगे यहाँ से, ई बराबर यही चीज हो जाएगा, माइनस आगे कर लो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया वैद्युत वाहक बल। ये क्या हो गया, वैद्युत वाहक बल हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करो, नहीं तो एक बार देख लो, मैं हट जा, नोट करो फटाक से। ठीक है भैया, अब देखो कुछ चीजें हैं भाई, ई का मान मैक्सिमम कब होगा, यह मैक्सिमम कब होगा, तो कहेंगे सर जब साइन ओमेगा टी बराबर 1 होगा, तो क्या होगा, अधिकतम। तब इस समय क्या होगा, अधिकतम। साइन में यह मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो जो ई मिलेगा इसको हम बोलेंगे ई क्या हो जाएगा, इस समय जो ई मिलेगा इसको बोलेंगे सर ई मैक्स। क्या बोल देंगे, ई मैक्स बोल देंगे। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 बनाए तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 ई मैक्स कितना हो जाएगा, ई मैक्स हो जाएगा सर माइनस एन बी ए ओमेगा, यह वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान हो जाएगा। यह वैद्युत वाहक बल का क्या हो जाएगा सर, अधिकतम मान हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम बोलेंगे वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। ठीक है मेरे लल्ला, चलो ठीक। ठीक है, अब ध्यान दो, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो क्या लिखा हमने सर, ई मैक्स बराबर माइनस एन बी ए ओमेगा लिखे हैं। सर एन बी ए क्या था, सर शुरुआत में जो एन लिए थे वह भी तो एन बी ए ही था, जो शुरुआत में लिए थे। ई बराबर जो डी फाइव बी, मतलब यह डी एन बी ए क्या है,
फाइव ही था, एनबीए क्या था, फाइव ही था। हम बोलेंगे सर ई मैक्स बराबर सर माइनस ई नॉट इंटू ओमेगा, माइनस ई नॉट इंटू ओमेगा। ठीक है भाई, अब ध्यान दो, अगर हम ओमेगा न लिख के, अगर हम ओमेगा न लिखकर इसको साइन के टर्म में पूछ ले, तब ओमेगा न लिख के इसको कैसे लिख दे, साइन के टर्म में। मतलब सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ऐ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, सर ई बाई आर क्या होता है, वैद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, ये सर धारा के बराबर होता है। ई बाई आर क्या होता है, देखो जैसे भी बराबर क्या होता है आई आर, तो भी बराबर क्या होता है सर आई आर, तो हम यहाँ से आई निकालेंगे तो क्या मिलेगा भी बाई आर। और वैद्युत वाहक बल को भी तो हम एक तरह का प्रतिरोध ही मानते हैं, सॉरी एक तरह का विभवांतर ही है, वैद्युत वाहक बल भी क्या है, एक विभवांतर ही है। इसको हम क्या बोल देंगे भाई, ई बाई आर इक्वल टू क्या बोल देंगे आई, ई बाई आर इक्वल टू क्या बोल देंगे आई, मतलब वैद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, धारा का मान बोल देंगे, क्या बोल देंगे भाई, धारा का मान। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, ई बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं आई आर, ई बराबर क्या बोल सकते हैं आई आर, दोनों जगह प्लेस कर दो, जब दोनों जगह प्लेस कर देंगे सर तो आई आर इंटू, देखो ई के स्थान पे आई आर, यहां पर भी क्या रख देंगे आई आर, लेकिन धारा देखो दोनों विभवांतर सॉरी दोनों जो ई है अलग अलग है, तो इसको ले लो आई नाट, तो क्या लो आई नाट इंटू आर साइन ओमेगा टी, तो देखो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और सर यही होती है प्रत्यावर्ती धारा, इसी को हम क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ मॉडल पेपर का पीडीएफ हम अपलोड करवा देंगे भैया, इसी को क्या बोलते हैं भैया प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसके बीच में रिलेशन हो गया तो लिख लेना है, तो लिख लेना आई नॉट क्या है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, शिखर मान का मतलब अधिकतम मान, शिखर मान का मतलब बेटा अधिकतम मान है, ठीक है ना, ध्यान दो। तो यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां तक अगर इक्वेशन लाने में किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताए। ठीक है, तो इनके बीच में हम ग्राफ भी बना देंगे, इस समय के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, जैसा कि हम लोग तरंग किसी भी तरंग पढ़े यहाँ जीरो या टी के सापेक्ष में ले लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना होगा सर टी बाई टू होगा, यहाँ पे कितना होगा टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच का जो विभव होगा यह भी नॉट होगा, इसके बीच का विभवांतर कितना होता है भी नॉट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पाई बाई सिक्स होता है, यहाँ पे फिर कितना होता है पाई बाई टू होता है, फिर थ्री पाई बाई टू, फिर इस तरह से पाई। ठीक है ना, चलो भाई चलो इसको चाहो तो लिख सकते हो थ्री टी बाई टू, थ्री टी बाई टू, और जो अगला आएगा कितना हो जाएगा टू पाई, अगला जो जाएगा उधर कितना हो जाएगा टू पाई हो जाएगा। ठीक है भाई,
चले आगे। कल की पीडीएफ भैया मिलेगा, कल का पीडीएफ मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं, कल का पीडीएफ मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कल का पीडीएफ जो हमने यूट्यूब पे पढ़ाया था उसको दे देंगे, ठीक है। चलो आगे चले, चलो अब आगे बात करते हैं। तो इनसे जुड़े कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं, इनसे जुड़े कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। पहला पढ़ना भैया, सर आवर्तकाल क्या होता है। सर आवर्तकाल क्या होता है, इसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। सर आवर्तकाल क्या होता है, तो कहते हैं एक दोलन पूरा करने में, एक साइकिल पूरा करने में या एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ठीक है ना, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, आवर्तकाल। क्लियर है। तो क्या बोलेंगे भाई, प्रत्यावर्ती धारा, क्या बोलेंगे भाई, प्रत्यावर्ती धारा अथवा, क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, या फिर किसकी बात कर ले भैया हम लोग, विभव की बात कर ले, प्रत्यावर्ती धारा या विभव की बात कर ले, प्रत्यावर्ती धारा या विभव के एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में लगा समय, एक पूर्ण चक्र में लगा समय, एक पूर्ण चक्र में लगा समय प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहलाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, दिखाते कैसे हैं सर, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और होता क्या, टी बराबर सर 2 पाई बाई ओमेगा, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है, कोणीय, चलो जानो, जन्म करते हैं कोणीय वेग, ओमेगा जन्म करते हैं क्या है, कोणीय वेग है, ठीक है। चलो अगला हेडिंग पढ़ लेंगे हम लोग सर, आवृत्ति। अगला हेडिंग क्या पढ़ लेंगे सर हम लोग, आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को क्या बोलते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कहते हैं एक सेकेंड में, क्या बोलेंगे सर, एक सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा या विभवों की पूर्ण चक्करों की संख्या को क्या बोलते हैं, उस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बोले, क्या बोलेंगे, एक सेकेंड में एक सेकेंड में प्रत्यावर्ती या या विभवों के या विभवों के पूर्ण चक्करों की संख्या, पूर्ण चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहलाती है।
प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, चलें भाई आगे। गेस्ट पेपर 8 बजे कराएंगे। गेस्ट पेपर 8 बजे कराएंगे बिहार बोर्ड वालों का। यूपी बोर्ड वालों का अलग सेशन में चलता है और बिहार बोर्ड वालों का अलग सेशन में चलता है। ठीक है भाई, तो हम आगे की बात करते हैं। तो भाई आवृत्ति बराबर क्या होता है सर? आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है सर? 1/आवर्तकाल। आवृत्ति को यन से दिखाएंगे तो 1/t हो जाएगा। अब इसका मान रख देंगे तो ओमेगा अपान 2 पाई, ओमेगा अपान 2 पाई। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। ठीक है, ठीक है भैया। चलो, अगला पढ़ेंगे सर। एक टर्म आपने बताया था शिखर मान। यह शिखर मान क्या होता है सर? एक टर्म आपने बताया था शिखर मान। सर यह क्या होता है? एक टर्म हमने बताया था शिखर मान। तो कहते हैं सर प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। 6:30 बजे से बेटा इस समय क्लास स्टार्ट हो रही है। 6:30 बजे से क्लास स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, लिख लो। इसे I0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे I0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बेटा प्रत्यावर्ती धारा का जो मैक्सिमम मान होगा, अधिकतम मान होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के जो अधिकतम मान होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सर शिखर मान। उसे क्या बोल देते हैं हम लोग? शिखर मान। कल वाले मॉडल पेपर का PDF नहीं मिला है। ठीक है, आज हम डलवा देते हैं। ठीक है भाई, आज हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, आज हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हेडिंग करो भैया। माध्यमान या औसत मान। अगला हेडिंग है माध्यमान या औसत मान। माध्यमान या औसत मान। ठीक है, माध्यमान या औसत मान क्या होता है? ठीक है ना, इसकी बात करते हैं, माध्यमान या औसत मान की। ठीक है, तो पहली चीज जानो, कहते हैं एक पूर्ण चक्र के लिए,
एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान शून्य होता है। इसके लिए एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्य मान है या औसत मान है वह शून्य होता है। ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे भैया, क्या बोल देंगे यहाँ से, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का औसत मान, औसत बोले या माध्य बोले, औसत मान शून्य होता है। औसत मान कितना होता है, शून्य होता है। कहने का मतलब एक साइकिल कंप्लीट करा, जैसे ध्यान दो, जैसे एक साइकिल कंप्लीट करा इसने, यहाँ पे एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई। और देखो एक साइकिल और कंप्लीट किया तो यह क्या, दूसरा साइकिल है, यहाँ पर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो कह रहा है क्या, जब एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो इसका औसत मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक साइकिल कंप्लीट करने पर इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं प्रथम अर्ध चक्र। इसके लिए बोलेंगे तब प्रथम, ये जब पूरे के लिए 0 तक बात कर लेंगे, प्रथम अर्ध चक्र के लिए, प्रथम अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आधे चक्र के लिए, ऊपर ही पहुंचा समझो इसे, यहां पे कह रहा है प्रथम अर्ध चक्र, इस पे निकालना है, तो इस पे धारा का औसत मान निकालना। क्या करें, प्रथम अर्ध चक्र के लिए, तो यहां पर कितना होगा, ठीक है। और यहां के बाद देखो हर जगह निकाला जाता है, जैसे ये पूरा कंप्लीट साइकिल है, ये आधा हो जाएगा, ये इससे कम हो जाएगा, ये इससे कम, मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे यह क्या होता है t/4, t/2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3t, यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा, तो t/2 में t/4 जोड़ दो भैया, तो 4 2 6, 6t/8 काट दो तो क्या हो जाएगा 3t/4। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3t/4 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा t मिलेगा, तो t/4 पे मिलेगा, t/2 पे, 3t/4 पे मिलेगा, और t पर क्या हो जाएगा 0। t पर प्रत्यावर्ती जो धारा का मान है कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर i का मान कितना हो जाएगा 0, निकालना पड़ेगा t/4 पे, t/2 पे, 3t/4 पे, तो कितना होगा, तो सर यहाँ पे कितना होगा, ठीक है ना। चलो कहेंगे सर यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती धारा का मान होगा औसत मान, तो आई माध्य मान निकाले या औसत मान, तो माध्य के लिए क्या लेते हैं मीन वैल्यू, तो आई एम इक्वल टू हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इधर 0 से लेकर अर्ध चक्र के लिए कितना t/2, 0 से लेकर t/2, और जो धारा आई इसमें प्रवाहित होगी dt, आई dt बटे क्या बोल देंगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t तक, क्या बोल देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t तक, और इसको बोलेंगे सर dt, क्या बोलेंगे dt। ठीक है। अब इसी का हम लोग कर देंगे क्या भैया, इसी का हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन, और वैल्यू हमें पता हो जाएगी। ठीक है। अब ध्यान दो कुछ चीजें हैं, अब इसका हम लोग कर देंगे समाकलन। देखो
यह होगा 1/t, नीचे 1/t/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/t/2। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? 1/t/2। 1 क्या बोल देंगे भैया मेरे? t/2, क्योंकि देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं है। जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो सर ऐसे भी तो मान सकते हो कि सर मान लीजिए कि t/0 है, ऐसे भी तो मान सकते हो। कुछ नहीं है तो सर t/0 है। जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा सर? t/0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सर 1/t/2। क्या बोल देंगे सर? 1/t/2, और इसको बोल दोगे सर i/dt। क्या बोल दोगे सर? i/dt। 1/t/2 i/dt, और इसी का हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर t/2 तक। कितने तक? 0 से लेकर सर t/2 तक। कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। या मैंने कहाँ से लाया? यहीं से लाया सर। देखो यार, यहाँ मैंने कहाँ से लाया? यहाँ से लाया कि सर इसी में अगर हम t/0 करते, इसी में क्या करते सर? t/0 करते तो कितना आता सर? t/1/1 आता। तो 1/2 मतलब 1/t में चला आता। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में करते 1/t आता। तो फिर सर इसका 0 से लेकर पाई है, तो जब इसका लिमिट लगाएंगे तो बाई 2 कर लेंगे। चलो, ये इसका प्रगुण होता है, मतलब इंटीग्रेशन मैथ में एक फार्मूला होता है, उसी के अकॉर्डिंग बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना? आगे चलें? चलो आगे चलते। तो एक चीज हमने थोड़ी सी देर पहले पढ़ी थी सर, आई बराबर आई नॉट ले लें। आई बराबर आई नॉट ले लें सर साइन ओमेगा टी। क्या ले लें सर? साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 बना। इसको हम पहले पढ़े थे, इसको हम पहले ही पढ़े थे। क्या सर? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यह चीज हम पहले पढ़े थे। और अभी को हम क्या पढ़ रहे हैं सर? आई की वैल्यू हमें चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि सर एक इक्वेशन बना लो। सर आई इज इक्वल टू, हमने एक इक्वेशन बताया, आई जो मीन है इसके बराबर सर 1/t/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t/2 तक i/dt। आई का मान कितना है सर? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, आई की वैल्यू निकाल देंगे। आई की वैल्यू सर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो, जो कांस्टेंट चीजें हैं उसे कर लो बाहर। जो कांस्टेंट चीजें हैं उसे क्या कर लो भैया? बाहर कर लो। ठीक है, अब देखो जरा बताओ। देखो कुछ चीजें जाना करो भैया। देखो बायोलॉजी वालों के लिए समस्या है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स कितना होता है सर? माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस कॉस एक्स डीएक्स कर देंगे, अपान एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अपान एन हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे कॉस एक्स डीएक्स। अब समझो अगर यहाँ पर यन है, जैसे सपोज यहाँ पर यन कर रखा है हमने, तो अपान क्या, जैसे यहाँ पर ऐसे ले लो, यन ले लो, साइन एक्स मतलब साइन यन एक्स ऐसे ले लो, इंटू कॉस एन एक्स ले लो। इसका डीएक्स करोगे तो बाई कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। समझो, जो गुणांक रहेगा वो नीचे जाने वाला है। जो गुणांक रहेगा वो कहाँ जाने वाला है मेरे भाई? नीचे जाने वाला है। ठीक है ना? जो इसका कोफिशिएंट रहेगा वो कहाँ जाएगा? नीचे। उसी के आधार पे देखो ओमेगा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है हमने? ओमेगा लिख रखा है। तो ओमेगा कहाँ जाने वाला है? नीचे जाने वाला है। चलें अपने, अब देखो आई मिनिमम हो गया। अब हम फिर से मैथ इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी लगाओ, इसको चेंज करो ऊपर। तो इसको क्या लिखोगे सर? 2/t हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ये लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे? 0 से t तक। 0 से t तक यह लिमिट हो जाएगी। और यहाँ पे हमने लिख ही रखा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखो, यह दोनों प्रॉपर्टी मैथ वाले होते हैं।
यह मैथ के इंटीग्रेशन में फार्मूला होता है, यह मैथ के इंटीग्रेशन में फार्मूला था। इसका हम लिमिट चेंज कर, 0 से पाई है, ये शायद प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 के समथिंग आता है, ये मैथ में प्रॉपर्टी होती। तो इसको 0 से t या तो 0 से t/2 तक ऐसे हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दो, फिर आगे dt लगा है, ये dt है, ये dt हमने छोड़ दिया अब पीछे। अब इसका इंटीग्रेशन सब लोग कर लोगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं, क्या समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इसका इंटीग्रेशन कर दो मेरे भाई। जब समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/t पहले से बाहर है, और इंटीग्रेशन आपको जिसका करना है, किसका करना है भाई, साइन का करना है। साइन का क्या हो जाएगा भैया, मैंने बताया कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा, और यहाँ कहाँ 0 से लेकर कहाँ तक भैया, टी तक, 0 से लेकर कहाँ तक सर, टी तक। जीरो से लेकर कहाँ तक भाई, टी तक। एक काम करो, कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको 2/2 t/2 रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये t/2 रहने दो, तो क्या हो जाएगा 2/t, और इसकी वैल्यू रखो। देखो जो चीज़ें कांस्टेंट है, जो चीज़ें कांस्टेंट है उसे बाहर कर लो, जो कांस्टेंट है उसे क्या कर लो, बाहर ले लो, ठीक है ना। तो बाहर ले, यहाँ I0 है, I0 अपान ओमेगा, इस ओमेगा को भी बाहर ले लो, इसको ले लो कॉस ओमेगा टी, यह हो जाएगा t/2, 0 से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करोगे सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में कितना रखोगे, माइनस कॉस ओमेगा, और t के स्थान पे कितना रख दोगे सर, t/2 माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कॉस ओमेगा इंटू 0। तो क्या मिल जाएगा आपको सर, 2/t I0 अपान ओमेगा, ये हो जाएगा क्या, माइनस कॉस ओमेगा t/2 +1। ये क्या मिल जाएगा, +1। तो कास का वैल्यू कितना होता है सर, 0 होता है। ये क्या होता है, 0 होता है। कास 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है भाई, अब ध्यान दो, चाहे ओमेगा का मान रख दो, चाहे टी का मान रख दो, ध्यान दो। अब हाँ, यहाँ से क्या मिला, आई मीन बराबर क्या मिला है। अब ध्यान दो, पहले जानो, टी बराबर 2π/ओमेगा, टी बराबर क्या होता है सर, 2π/ओमेगा। चाहे तो टी का मान रख दो, चाहे तो ओमेगा का मान रख दो। ओमेगा का भी मान रख सकते हैं, क्या हो जाएगा सर, ओमेगा बराबर 2π/t होता, चाहे इसकी वैल्यू प्लेस कर दो, चाहे इसकी वैल्यू प्लेस कर दो। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से बोलोगे सर 2, और इसमें से ऐसे रहने दो,
2I0, 2I0 अपान ओमेगा टी पुस्तक में माइनस कॉस, यहाँ पे क्या बोल दोगे सर, माइनस कॉस, और यह कितना हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, माइनस कॉस, और उसके बाद ओमेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, तो ओमेगा का मान कितना रख दें, ओमेगा का मान रख दें 2 पाई अपान कैपिटल टी, 2 पाई अपान कैपिटल टी इंटू T/2, इंटू क्या रख दे, T/2, टी से कैंसिल, 2 से कैंसिल, +1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2I0 ओमेगा टी पुस्तक में माइनस कॉस पाई +1। कास पाई का मान बता दो सर, कास पाई का मान बता दो। बता दो भैया, कास पाई का मान बता दो। बता दो भैया मेरे, कास पाई का मान बता दो। तो सर कास पाई का मान बता दो कोई मुझे। बता भाई, कास पाई का मान कितना होता है, -1, जान जाओ, कास पाई का मान कितना होता है सर, -1। ठीक है, तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, 2I0 अपान ओमेगा टी पुस्तक में हो जाएगा माइनस 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 +1, तो कितना हो जाएगा, कुल 2 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4, 4I0 अपान ओमेगा टी, 4I0 अपान ओमेगा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4I0 ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, चल थोड़ा आगे चलते हैं, तो सिंपली बोल देंगे सर, आई मिनिमम बराबर, देखो आई मिनिमम बराबर यहाँ से क्या बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं सर 4I0 अपान ओमेगा टी। अच्छा जान बता, ओमेगा टी का मान कितना हो जाएगा सर, ओमेगा टी का मान कोई बता दे सर, 2 पाई। ओमेगा टी का मान कितना होगा, देखो इधर, ओमेगा बराबर टी अपान ऐसे देखो, टी बराबर 2 पाई/ओमेगा, तो सिंपली हम बोलेंगे सर टी ओमेगा का मान कितना होगा, तो 2 पाई, टी ओमेगा का मान कितना होगा, 2 पाई, तो सर आई मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा, आई मीन मतलब होगा 4I0 अपान 2 पाई, 2 2 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2I0 अपान पाई, तो आई मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2I0 अपान पाई। अब देखो पाई का मान कितना होता है, 22/7, पाई का मान कितना होता है मेरे भाई, 22/7 होता है, तो 22/7 और भागे कितना कर दोगे, 2 कर दोगे, तो आई का मान कितना आता है, आई बराबर 0.671 इंटू I0, यह निकल के आएगा 637, 637 637, ये I0 यह आता है। ठीक है, याद रखना है, वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लेना, ठीक है ना। एक किसका मान हो गया, औसत मान हो गया, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा का ये औसत मान है। लिख लेना, यह किसके लिए है, धनात्मक चक्र के लिए,
इसके लिए धनात्मक चक्र के लिए लिखो इसी प्रकार ऋणात्मक चक्र के लिए। देखो ध्यान दो, जैसे हमने यहाँ पर लिया था ऊपर वाले के लिए लिया था, इसके लिए ये क्या होगा, ऊपर वाला धनात्मक, ऊपर वाला क्या होता है धनात्मक। अब नीचे से चलेंगे तो इसके लिए निकालेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक चक्र है ना। तो ऊपर वाला धनात्मक, नीचे वाला ऋणात्मक, तो ऋणात्मक चक्र के लिए क्या हो जाएगा, धनात्मक चक्र के लिए आई एम बराबर 0.637 इंटू आई नॉट, और ऋणात्मक चक्र के लिए आता है, बस यही वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो ये आता है आई मीन बराबर -2 I0 अपान पाई, और यह कितना हो जाता है -0.637 इंटू आई नॉट। यही बस माइनस में हो जाएगा, वैल्यू सेम आएगी सर, वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो ध्यान दो, धनात्मक और ऋणात्मक में दोनों की जो माध्य वैल्यू है वो सिमिलर आ रही है। धनात्मक और ऋणात्मक में जो दोनों की माध्य वैल्यू है वह क्या आ रही है सर, सिमिलर आ रही है। क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। तो क्या बोल देंगे, अतः एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, यहां से क्या बोल देंगे, अतः एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना हो जाएगा सर, एवरेज निकालेंगे। जब एवरेज निकालेंगे तो सर कितना बोल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, औसत मान कितना हो जाएगा, आई एवरेज बोल देंगे सर 2I0 अपान पाई माइनस 2I0 ऐसे प्लस करके इसको माइनस ना अपान पाई, तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज बराबर 0। आई एवरेज बराबर कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, पहले अर्ध चक्र के लिए निकालो, फिर से एक बार देख लो जरा यहाँ पे। देखो क्या माध्य मान या औसत मान हमको निकालना है, तो देखो हमने बताया क्या, एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। मैंने बताया एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है 0 होता है। इसको प्रूफ करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो कहोगे प्रथम अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होगा, तो आई मीन बराबर 0 से t/2 तक निकालो, क्योंकि अर्ध आधा वैल्यू निकालोगे, आई डी टी अपान 0 से t तक t इंटू डी टी कर दोगे आवर्तकाल का। फिर क्या करोगे, नीचे वाले का हम समाकलन कर देंगे, t/2 हो जाएगा। ठीक है ना, t बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, t/2 हमने रहने दिया। और जब हमने t/2 यहाँ पे रहने दिया, उसके बाद देखो ये वाला समीकरण हम पहले से जानते हैं, यह वाला हम पहले से पढ़ चुके हैं कि I = I0 साइन ओमेगा टी होता है। उसको यहाँ पे प्लेस किए, I कांस्टेंट था बाहर ले लिए, साइन ओमेगा टी का क्या होता है माइनस कास ओमेगा टी हो जाएगा समाकलन, और जो कांस्टेंट होगा नीचे चला आएगा, वो जो कांस्टेंट होगा कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। तो हमने इसका कर दिया समाकलन। ठीक है, आगे देखो इसका समाकलन किए तो क्या होगा, 2I0 अपान कैपिटल टी नीचे हो गया, माइनस कास ओमेगा टी अपन ओमेगा 0 से t/2 तक। फिर हमने क्या किया, ओमेगा को भी बाहर ले लिया, माइनस कास ओमेगा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, t/2 रख दिया, लोअर लिमिट क्या है 0, कास 0 का मान 1 होता है। अब देखो उसके बाद मैंने बताया कि भाई t बराबर 2π/ओमेगा होता है, तो ओमेगा = 2π, या फिर यहाँ से एक चीज और कर सकते हो कि सर t बराबर क्या होता है 2π/ओमेगा होता है, यहाँ से ओमेगा टी बराबर सीधे बोल दो सर 2π होता है, ये वाला भी। उसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दिए तो सिंपली क्या आ गया, कास पाई आ गया। कास पाई का मान कितना होता है सर, -1 होता है। कास पाई का मान कहता है -1, रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, अपान 4I0 अपान ओमेगा टी। ओमेगा टी का मान फिर से कह दोगे सर 2π होता है। ओमेगा टी का मान कितना था, 2π होता है। इसको यहाँ पे रख दोगे तो 2π रख दोगे, देखो यही 2π हमने रख दिया, तो कट के क्या आ गया, आई मीन मतलब आई माध्य बराबर 2I0 अपन पाई। अब पाई का मान कितना होता है 3.14,
देखो पाई का मान कितना होता है 22/7 करो या 3.14, यह सेम होता है। इसकी वैल्यू यही रख दोगे, भाग दे दोगे तो आई मिनिमम कितना निकल जाएगा 0.637 इंटू आई नॉट। ये किसके लिए, धनात्मक चक्र ऊपर के लिए है, ऊपर के लिए। अब ऋणात्मक के लिए निकालोगे तो यही उल्टा हो जाएगा, यही वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो सिंपली कहोगे अतः एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान, दोनों को जोड़ दोगे आ गया 0, दोनों को जोड़ के बाई 2 भी करोगे, दोनों को जोड़ने के बाद पूरे के बाई 2 भी करोगे लेकिन 0 तो आएगा।